हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट, ऑल आर फाइन एंड सेफ। आज हम द हिंदू का एनालिसिस करेंगे। 6 PM पे हर रोज एजुगिरी पर द हिंदू का एनालिसिस होता है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल को इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड डू कॉमेंट अबाउट हाउ डू यू फील अबाउट द क्लास। राइट, चलिए स्टार्ट करेंगे आज का एनालिसिस। कोर्ट्स नज ऑन हॉस्पिटल चार्जेस, जो हॉस्पिटल चार्ज करता है, ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि जितने भी डिफरेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, अगर आप कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो तो उसका डिफरेंट कॉस्ट है, विच इज़ नॉट राइट। उसके ऊपर एक PIL फाइल हुई है, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट वाइल हियरिंग अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन February दिस ईयर डायरेक्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू फाइंड वेज टू रेगुलेट द रेट्स ऑफ हॉस्पिटल प्रोसीजर्स। तो उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ढूंढिए तरीके कि आप रेगुलेट कर सके, कि ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल अपनी मर्जी से कोई भी रेट लगा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट इन अ PIL हैज डायरेक्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट टू फाइंड वेज टू रेगुलेट rates of hospital procedures in a private sector, ठीक है ना। तो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो अपनी मन मर्जी के रेट लगा रहे हैं, उनको रेगुलेट करने का तरीका ढूंढे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुआ, ठीक है ना, और इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया। तो ऑलरेडी क्या लॉज हैं, कुछ लॉज हैं ट्रीटमेंट से रिलेटेड या नहीं है, ये पढ़ते हैं। तो ऑलरेडी कुछ लॉज हैं। Now, the trigger of the PIL and directive were the high procedure rates and their large variation, ठीक है ना। तो प्रोसीजर जो भी ट्रीटमेंट आपको करना है उसके अंदर वेरिएशन बहुत, एक तो उसके रेट्स बहुत हाई है, ये नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं बस समझा रही हूँ, रेट्स बहुत हाई हैं, और एक वेरिएशन बहुत है। वेरिएशन का मतलब कि अगर A हॉस्पिटल जो है वो 40,000 में एक प्रोसीजर कर रहा है तो B हॉस्पिटल फिर उसके 1,50,000 ले रहा है, तो कोई लिंक नहीं है, ठीक है ना, कोई लिंक नहीं कि अगर ये 40 ले रहा है, ये 45 ले रहा है, ये 55 ले रहा है, तो फिर भी रिलेटेड है। तो मतलब बहुत वेरिएबिलिटी भी है, ठीक है। उसके बाद the court highlighted the problem using the procedural cost of cataract surgeries, that the cost only around rupees 10,000 in a government setup and between 30,000 to 1,40,000. तो यहाँ पे it involved Rule 9 of Clinical Establishment Registration and Regulation Act 2010. तो यहाँ पर एक लॉ है, एक लॉ ऑलरेडी है। क्या है उस लॉ का नाम? एक लॉ ऑलरेडी है, क्या है उस लॉ का नाम? उस लॉ का नाम है क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स registration and Regulation Act 2010, of which clause 2 requires that clinical establishment shall charge the rates for each type of procedures and services within the range of rates determined and issued by central government from time to time. अब इसके अंदर क्या प्रोवाइड करता है? इसके अंदर जो क्लॉज 2 है, क्लॉज 2 रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर करता है? रिक्वायर्स क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स shall charge the rates for each type of procedures and services within the range of rates determined and issued by सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो रेट और जो रेंज सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी कि हाँ इसके अराउंड होना चाहिए, उतना ही क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रेट रख सकते हैं। ये कौन बोल रहा है? क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन एक्ट 2010। तो हमें ये एक्ट का ध्यान रखना है कि ऐसा एक एक्ट है जो ये बोलता है कि भैया जो रेट्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी
उसके हिसाब से रखना होता है। इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट द कोर्ट रूल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम रेट्स एज एन इंटरिम मेजर इफ द गवर्नमेंट फेल टू फाइंड वेज टू रेगुलेट इट। अब कोर्ट ने क्या बोला कि अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा कैसे रेगुलेट करना है, तो जो तुम्हारा है स्टेट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी लिख लो, इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या बनेगा? सेकेंड पॉइंट यहां पर ये है, द कोर्ट रूल्ड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम रेट्स as an interim measure if the government failed to find ways to regulate rates। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा, एज अ इंटरिम क्या होता है, टेम्परेरी, एज अ टेम्परेरी मेजर जो गवर्नमेंट रेट्स है, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स के अंदर आप रेट ले रहे हो उसको आप ले लो, आप रेगुलेट रेट्स करने की यूज कर लो। तो मतलब हमने पीछे में क्या पढ़ा कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ये लिखना नहीं है जो मैं समझा रही हूँ, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो रेट अपनी मनमाजी के लगा रहे हैं ट्रीटमेंट देते हुए, ठीक है ना। अब इसको रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। रेगुलेट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, रेट सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, मतलब और स्टेट गवर्नमेंट से भी पूछ लेगी कि भैया क्या कैसा करना है। तो ये है, ठीक है, और इसके लिए एक स्पेशल एक्ट भी है, ठीक है। तो ये जो है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। As the court observed, pricing related discussions must start with a benchmark for price determination. Standard treatment guidelines और SDGs can help establish relevant clinical needs। ठीक है, तो वगैरह SDGs आप लगा सकते हो जिसके अंदर आप स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस लेकर आ सको, ठीक है ना। तो OPs आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस हो रहा है यहाँ पर, तो हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपने ये 2 पॉइंट्स और जो मैंने स्टोरी सुनाई समझाई है वो अगर आप कर सकते हो तो दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। अब आगे चलेंगे। कमांड एंड कंट्रोल रेगुलेशन थ्रू पेक्यूनियरी मेजर्स इन्फ्लुएंस, नहीं इतना डिटेल में पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। ओनली 11 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज हैव नोटिफाइड क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन रिमेन्स वीक। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है वो बहुत कम स्टेट्स ने जो है उसको अडॉप्ट किया है। सिमिलर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स हैव हैपेंड। जेनरिक मेडिसिन कौन सी होती है? जो सस्ती मेडिसिन होती है, जेनरिक मेडिसिन, ठीक है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटीज, जो मेडिसिन की प्राइसिंग है उसमें भी यही दिक्कत आ रही है, वो एडिटर ये कह रहा है, ठीक है। उसके बाद हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेस्ट के एक्ट के बारे में। February 19, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट अपलोडेड। अब यहाँ पर इसकी हिस्ट्री क्या है ये हम यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से हमें पता चलता है, देखो इसको समझने के लिए पहले हमें ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट स्टेट्स सेड द स्टेट्स मस्ट कंटिन्यू टू फॉलो द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर अप्लाइंग FCA for the time being and asked the environment ministry to submit the reports of all the expert committees which has now been done। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ समझने की कोशिश करेंगे, कुछ भी नोट नहीं करना है। देखो यार, फॉरेस्ट जो होते हैं ना, फॉरेस्ट जो हैं वो 2 टाइप के हैं इंडिया में। एक तो लीगली रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट, लीगली रिकॉग्नाइज्ड या रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट। लीगली रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट मतलब कि हाँ भाई यहाँ पे ये रिकॉग्नाइज्ड है कि ये लैंड है, ठीक है, और इस पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और ये फॉरेस्ट लैंड है, ठीक है ना, बोल दिया कि हाँ ये फॉरेस्ट लैंड है और लीगली रिकॉग्नाइज्ड है। और दूसरे हैं डीम्ड फॉरेस्ट। डीम्ड फॉरेस्ट मतलब कि हाँ वहाँ पे फॉरेस्ट तो है बट रिकॉग्नाइज नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ गया? 2 टाइप के फॉरेस्ट है इंडिया में। एक फॉरेस्ट है जो रिकॉग्नाइज्ड है, एक फॉरेस्ट है वो रिकॉग्नाइज्ड है, एक फॉरेस्ट है डीम्ड फॉरेस्ट, मतलब वहां पे फॉरेस्ट जैसा सब कुछ है तो है बट वहां पर लीगली वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, ठीक है ना। तो रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट होते हैं और डीम्ड फॉरेस्ट होते हैं, 2 टाइप के फॉरेस्ट है, राइट। अब ये जो 2 टाइप के फॉरेस्ट है इसके अंदर अब क्या हुआ, सुप्रीम लॉ आ गया, एक लॉ आया, ठीक है। एक तो लॉ पहले आया, वो मैं तुम्हें पढ़ा देती हूँ। एक लॉ आया पहले 1996 में। 1996 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 1996 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि चाहे वो रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट है,
चाहे वो रिकॉग्नाइज्ड है चाहे वो डीम्ड फॉरेस्ट है, दोनों को ही प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट का मतलब क्या? प्रोटेक्ट का मतलब ये कि अगर इन दोनों को किसी नॉन फॉरेस्ट्री यूज के लिए यूज करना है। नॉन फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है? नॉन फॉरेस्ट्री यूज मतलब फॉरेस्ट को काट करके कुछ और पर्पसेस के लिए यूज करना है तो परमिशन लगेगी, ठीक है। तो लीगल रिकॉग्नाइज वाले की तो लगेगी, डीम्ड फॉरेस्ट की भी लगेगी, मतलब वहां फॉरेस्ट तो है बट लीगली रिकॉग्नाइज है, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोनों ही प्रोटेक्टेड में आएंगे, दोनों ही प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मानेंगे, ठीक है ना। फिर आया 2023, ठीक है, लॉ पास हुआ। लॉ के अंदर कहा कि ओनली रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट में चाहिए होगी अप्रूवल, ठीक है, ओनली रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट में परमिशन लगेगी, डीम्ड में नहीं लगेगी। अब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया 2024 में कि नहीं दोनों में ही लगेगी, दोनों में ही लगेगी। समझ आया या नहीं? इन द चार्ट सेक्शन एवरीबडी वाइल बिफोर गोइंग इज गोइंग टू टेल मी कि ये समझ आया या नहीं, ठीक है ना। तो ये समझ आना चाहिए कि 1996 में क्या हुआ, 2023 में क्या हुआ और आज की डेट में क्या है, दोनों की ही परमिशन लगेगी। किस दोनों की? रिकॉग्नाइज की भी और डीम्ड की भी, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। इन कंप्लायंस विद द रीसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैज रिलीज रिपोर्ट्स फ्रॉम 22 स्टेट गवर्नमेंट्स and 4 union territories identifying forest areas under its jurisdiction, but data in several of these reports appears to be incomplete. अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप रिपोर्ट इकट्ठे करें, नॉट ओनली ऑफ द रिकॉग्नाइज बट ऑल्सो ऑफ द डीम्ड फॉरेस्ट, ठीक है। रिकॉग्नाइज की तो होगी, डीम्ड फॉरेस्ट का भी डाटा आप इकट्ठा करो और अपलोड करो। क्या करो? डीम्ड फॉरेस्ट का भी, मतलब जो फॉरेस्ट है बट रिकॉग्नाइज नहीं है उसका भी डाटा इकट्ठा करो। द सुप्रीम कोर्ट हैड ऑन February 19 this year asked the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to obtain and submit a comprehensive record of land identified as forest by expert committees set up for this purpose in each of the state as per in earlier direction of the court. The order has come on a petition challenging 2023 amendment of Forest Conservation Act 1980. तो यहाँ पे ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एफसी मेक्स इट मैंडेटरी फॉर एनीवन टू सीक अ गवर्नमेंट क्लियरेंस फॉर यूजिंग एनी फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस। वन ऑफ द मेन प्रोविजंस ऑफ 2023 अमेंडमेंट वुड बी एप्लीकेबल ओनली ऑन लैंड दैट वाज नोटिफाइड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। जो मैं समझा रही थी कि जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अंदर लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज फॉरेस्ट उसके ऊपर ही परमिशन लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये खत्म कर दिया। तो अब हमको इसके नोट्स बनाने हैं, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, तो हमें ये याद हो गया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब का है? 1980 का है, राइट। उसके बाद द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, ठीक है ना, अमेंडमेंट 2023 अमेंडमेंट में क्या हुआ? 2023 अमेंडमेंट टू अबव एक्ट FCA makes it mandatory for anyone to seek a government clearance for using any forest land for non-forestry purposes, ठीक है ना। कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी फॉरेस्ट लैंड है यहाँ पर, चाहे वो डीम्ड है चाहे वो रिकॉग्नाइज्ड है, दोनों में ही परमिशन लगती थी एज पर 1996 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग ये था, ठीक है ना। बट अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट, ठीक है, FCA would be applicable only on land that was notified as forest in government records, ठीक है ना। मतलब समझ में आ रहा है आपको कि पहले क्या था कि FCA जो था, FCA के अंदर कौन सा रूल कि आपको नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस के लिए फॉरेस्ट लैंड को यूज करना है तो आपको परमिशन लगेगी। 2023 में कहते हैं कि जो रिकॉग्नाइज्ड है उसी के लिए परमिशन लगेगी, डीम्ड के लिए नहीं लगेगी। 2024 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 4th पॉइंट का बनेगा, 2024 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोथ पे लगेगी, अगेन बोथ की रिकॉग्नाइजेशन पे लगेगी, मतलब रिकॉग्नाइज पे भी और डीम्ड पे भी लगेगी, ठीक है, ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने।
अब यहाँ पर इनको कुछ चीज़ें, अब वो जो 1996 का केस है उसका नाम क्या है, गोदावर्मन थिरुमलपाड 1996 का जो केस है उसके अंदर बोला था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये 1996 की जजमेंट की जगह ये नाम भी लिख सकते हो, ठीक है जी, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर इन कंप्लायंस विद February 2024 ऑर्डर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज अपलोडेड वेरियस स्टेट एक्सपर्ट कमिटीज रिपोर्ट ऑन इट्स वेबसाइट। द इंटरिम ऑर्डर वाज इन रिस्पॉन्स टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है ना। स्टेटस ऑफ अनक्लास फॉरेस्ट, तो यहाँ पर इनको मतलब इन्होंने रिपोर्ट्स अपलोड करनी थी, वो करनी है, तो एक पॉइंट आप लिख सकते हो, और इसके अलावा 5th पॉइंट लिख सकते हैं कि रिपोर्ट भी किसको बोला था, सुप्रीम कोर्ट had asked Ministry of Environment, Forests and Climate Change to upload state expert committee reports. The status of unclassed forest, मतलब यहाँ पर to know the status of unclassed forests, ठीक है जी, ओके, सो ये है, आगे चलेंगे। अब इसके अंदर वाई इज वेनिस चार्जिंग एन एंट्री फीस, चार्जिंग वेनिस जो है वो एंट्री फीस चार्ज करेगा, जो भी €5 चार्ज करेगा। तो अगर ये ज़्यादा डिस्कस होते हैं तब नोट करेंगे, अभी करने को कोई फ़ायदा नहीं है। वार्मिंग ऑफ इंडियन ओशन सेट टू एक्सेलरेट स्टडी, अब ये किसने बोला है, ठीक है, किसने बोला है ये, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल पुणे में जो स्टडी हुई है उन्होंने बोला है। तो यहाँ पे क्या बोला है, वार्मिंग ऑफ Indian Ocean set to accelerate, मतलब increase, accelerate मतलब speed up, ठीक है ना, accelerate मतलब speed up, accelerate मतलब speed up, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, फ्रॉम 1950 to 2020 द इंडियन ओशन हैड बिकम वार्मर बाय 1.2 डिग्री सेल्सियस एंड क्लाइमेट मॉडल्स एक्सपेक्ट इट टू हीट अप टू फर्दर 1.7 डिग्री सेल्सियस टू 3.8 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 2020 to 2100। वाइल वी आर फेमिलियर विद हीट वेव्स ऑन लैंड, वो कह रहे हैं कि जो ओशन गर्म होगा ना वो बहुत ही गलत चीज़ जो है वो हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोला है, वेरी फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, फ्रॉम 1950 to 2020 Indian Ocean had become warmer by 1.2 degrees Celsius and climate models expect it to heat up a further 1.7 degrees Celsius to 3.8 degrees Celsius from 2020 to 2100, ठीक है। now what is the next thing, according to analysis led by scientists at Indian Institute of Tropical Meteorology, that is IITM पुणे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने एनालिसिस करा है। G7 एनर्जी मिनिस्टर्स हैव अग्रीड अ टाइम फ्रेम फॉर फेजिंग आउट कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, कोल को जो यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, उसके लिए बात कर रहे हैं। किसने बोला है, G7 जो कि एक ग्रुपिंग है, ठीक है ना। तो G7 एनर्जी मिनिस्टर्स have agreed a time frame, have agreed to phase out coal fired power plants
in the first half of 2030। ठीक है, अग्रीमेंट किया इन्होंने। अब कोल फायर्ड पावर प्लांट्स क्या होता है? कोल फायर्ड पावर प्लांट्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग कोल। इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है किसके यूज करके? कोल का यूज करके। रिपोर्ट नेम्स इंडियन ऑफिशियल्स इन पनुन केस। तो गुरपतवंत सिंह पनुन, ठीक है, क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि जो पंजाब है उसको खालिस्तान बना दिया जाए, और ये अपनी लड़ाई कहाँ से लड़ रहे हैं खालिस्तान बनाने की? यूएस से। ठीक है ना। अब यूएस कह रहा है कि हमारे बंदे को मारने की तुम्हारे वालों ने कोशिश करी है। तो यहाँ पे बोला जाए कि जो रॉ ऑफिशियल विक्रम यादव है, उन्होंने बोला निखिल गुप्ता को, जो कि इस टाइम पे क्रेस्ट रिपब्लिक की कस्टडी में है, ठीक है, टू किल पनुन, जो कि खालिस्तान एक्टिविस्ट है यूएसए के अंदर। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, ठीक है, raw officials according to reports raw official Vikram Yadav directed businessman Nikhil Gupta, now in custody of Czech Republic, to hire hitman to kill Gurpatwant Singh Panun। इन यूएसए। ठीक है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? गुरपतवंत सिंह कौन है? खालिस्तानी एक्टिविस्ट। ही वांट्स दैट पंजाब को खालिस्तान बना दिया जाए, सिख्स के लिए एक डिफरेंट नेशन बना दिया जाए। स्टेट तो बन गई है, खालिस्तान एक्टिविस्ट है। ठीक है। रॉ का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर लिख लेंगे रॉ। रॉ का फुल फॉर्म है इंडियन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ठीक है। ओके। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, रॉ ऑफिशियल जो विक्रम यादव हैं, ठीक है, कहा जा रहा है विक्रम यादव ने क्या कहा, किसको डायरेक्ट किया? निखिल गुप्ता को, कि आप एक बंदा हायर करो जो किसको गोली मार दे? गुरपतवंत सिंह पन्नून को। कहाँ पर? यूएसए में। ठीक है। तो रॉ के ऑफिशियल ने एक बिजनेसमैन को बोला कि तुम एक हायर करो, राइट। तो देखते हैं आगे क्या बनता है, बट ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। चाइना ऑल सेट फॉर लॉन्च ऑफ मिशन टू फार साइड ऑफ मून। चाइना जो है मिशन लॉन्च करने वाला है, कहाँ भेजेगा उसको? फार साइड ऑफ मून पे। ठीक है। कौन सा है? 6 है इनका, चांगे 6। ठीक है ना। तो यहाँ पे चांगे 6 हैंग से याद कर लेंगे, सी के आगे हैंग लगा देंगे, तो C6 क्या है ये? ठीक है ना। चाइनाज मिशन टू कलेक्ट सॉइल and rocks from the side of the moon that permanently faces away from the earth। ठीक है जी। चांग 6 क्या है? ये चाइना का मिशन है मून का, जिसके अंदर उसको क्या लेकर आना है? सॉल्ट और सॉल्ट नहीं, सॉइल और रॉक्स लेकर आने हैं फ्रॉम द, जो वहां से जहाँ पे वो अर्थ से बिल्कुल दूर ही वो जो एरिया रहता है, परमानेंटली जो दूर रहता है अर्थ से, उस वहां पे। ठीक है जी। उसके बाद हमजा यूसुफ, हु वाज द स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर, ही हैज रिजाइंड। तो यहाँ पे बस ये लिखेंगे स्कॉटलैंड, जो इनका इंटरनल मतलब अग्रीमेंट था पार्टीज के बीच में, वो चला गया है। तो हमें इतनी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बट हमें को ये पता होना चाहिए स्कॉटलैंड का जो फर्स्ट मिनिस्टर है हमजा यूसुफ, ठीक है ना, उसने रिजाइन कर लिया है, हैज रिजाइंड। ठीक है। बस यही लिखना है हमको। ठीक है, बस यही लिखना है हमको। अब लिखेंगे द थीम ऑफ अर्थ डे। अर्थ डे की थीम क्या थी? अर्थ डे थीम 2024 क्या थी? प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक।
प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, ठीक है। और अर्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 22 अप्रैल, ठीक है ना। अर्थ में हम कब बदलाव देखेंगे? अगर सब लोग, ये 2 लोग जो हैं ये बदल जाएंगे, हर 2 लोग बदल जाएंगे, ऐसा कुछ करके याद करेंगे। एंड ऑल्सो बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू, आप loggery.in पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको 1 शॉट लेक्चर्स मिल जाएंगे अगर आपका बैकलॉग है करंट अफेयर्स का एंड आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो मई 2023 से लेकर के मार्च 2024 के करंट अफेयर्स अपलोड करे गए हैं। अप्रैल के भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगे। यहाँ पे 7 to 8 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स में आपका 1 फुल मंथ प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पर आपको डिजी नोट्स भी मिल जाते हैं, बहुत ही फाइन क्वालिटी के आपको नोट्स मिलेंगे जो मैंने ही बनाए हैं। उसके बाद आपके पास है एमसीक्यूज अप्रैल के डलवा देती हूँ, मुझे आज ही याद आया कि ये भी डालने हैं। जनवरी से लेकर मार्च तक के डले हुए हैं, अप्रैल के आज डल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदर सोर्सेज से भी आपके करंट अफेयर्स जो है कवर किए हुए हैं, द हिंदू से तो करे हुए हैं। आप हमारे मॉक टेस्ट भी खरीद सकते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट के अंदर CUT UG का मॉक टेस्ट है, जामिया इस्लामिया का लॉ का मॉक टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास CUT UG में जनरल टेस्ट है, ठीक है, इंग्लिश है, ठीक है, और लीगल स्टडीज़ है, ठीक है ना। मतलब लॉ का पूरा ही हमने पूरा बना दिया है मॉक टेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपका जामिया है, स्लैट है, MHCET 5 years है, ठीक है। PU का 3 year है, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर आपको आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का भी है, अगर आपको कोई और चाहिए पेपर तो आप बता सकते हैं, वी वुड लव टू डू इट। द फॉल इन हाउस होल्ड सेविंग्स, तो लोगों ने इंडिया में पैसे बचाने कम कर दिए हैं। येस, द फॉल इन हाउस होल्ड savings has been at the heart of recent debates in India. The decline in household savings is brought about by a drastic reduction in net financial savings as the household net financial saving to GDP ratio attained a 4-decade low. ठीक है ना, मतलब हमारे इंडिया वालों को जाना जाता है किस लिए कि हम कमाते भी हैं बट हम बहुत सेव भी करते हैं, बट वो जो पार्ट है वो चेंज होता जा रहा है। द ग्रॉस, तो वो कम हो, मतलब देखने में आया है कि हमारी जो सेविंग्स हैं, लोग सेविंग्स कम करने लग गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे डिक्लाइन इन हाउस होल्ड सेविंग्स इज ब्रॉट अबाउट बाय अ ड्रास्टिक रिडक्शन in net financial savings, ठीक है ना। नेट फाइनेंशियल सेविंग, अगर हम एज द हाउस होल्ड नेट फाइनेंशियल सेविंग टू GDP, वो क्या कह रहे हैं, एज द हाउस होल्ड नेट फाइनेंशियल सेविंग्स टू GDP रेशो attained a 4-decade low, ठीक है ना। 40 साल का लो देखने को मिला है अगर हम फाइनेंशियल सेविंग्स की बात करें। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया के फाइनेंशियल सेविंग्स बढ़ी हैं या कम हुई हैं, कम हुई हैं। घर वाले जो लोग हैं वो कम सेविंग्स कर रहे हैं और खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, ये पता चला है। ऑल केसेस ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट वेदर फ्रॉम अ लिविंग और डिजीज, ठीक है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट या तो जो मर गया है, डिसीज्ड, डेड हो गया है, या फिर जो जी रहे हैं उनमें भी होता है, उनसे भी लिए जाते हैं। विल बी अलोकेटेड अ यूनिक नंबर, ये किसने बोला है, नोटो ने बोला है, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, ऑल केसेस ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स वेदर फ्रॉम लिविंग or diseased donor will be allocated a unique ID, ठीक है। कौन लेकर देगा, ये नोटो देगा। कौन देगा, नोटो देगा। नोटो इज नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो यही है जो ये नोडल एजेंसी है ऑर्गन ट्रांसप्लांट की इंडिया में। दिस इज द नोडल एजेंसी फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट इन इंडिया। तो इसकी फुल फॉर्म इज इम्पॉर्टेंट। अब उनको यूनिक ID दी जाएगी, किसको, बोथ डोनर एंड रेसिपिएंट, ठीक है ना। जो रिसीव कर रहा है उसको भी और जो दे रहा है उसको भी,
right? Why has India allowed FIIs to invest in its green bonds? The Reserve Bank of India green lighted इन्वेस्टमेंट्स इन द कंट्री सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स बाय फॉरेन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या किया है, इंडिया अलाउड FIIs टू इन्वेस्ट इन, ठीक है ना, इंडिया ने अलाउ किया, इंडिया अलाउड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, that is FIIs, to invest in its green bonds, ठीक है, ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने देंगे। तो ये ग्रीन बॉन्ड्स किसके हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ग्रीन लाइटेड इन्वेस्टमेंट, मतलब हरी झंडी दे दी RBI ने, RBI sovereign investment in countries, RBI allowed FII to invest in countries, कौन से है ये, SGRBS, that is sovereign green bonds, sovereign green bonds, ठीक है। इन्वेस्टर्स सच एज इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब इन्वेस्ट कर रहे हैं। ग्रीन FII क्या है, ये ग्रीन बॉन्ड्स, व्हाट आर दीज ग्रीन बॉन्ड्स, allowing FIIs to invest in India's green projects widens the pool of capital available। तो ग्रीन बॉन्ड्स वो हैं जो ये पैसा है ये ग्रीन प्रोजेक्ट्स में लगेगा, ग्रीन प्रोजेक्ट्स रेन्यूएबल एनर्जी बनने में या ऐसे लगेगा, ठीक है ना। तो उसके अंदर ऑब्वियसली अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो हमारे पास पैसा होगा इन सब चीज़ों पे लगाने का, तो हमारे लिए तो फ़ायदा ही है जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स में लगेंगे, ठीक है ना, वो है। तो FIIs को अलाउ कर दिया कि ठीक है, हाँ तुम भी इन्वेस्ट कर सकते हो। क्या बोला है कि हाँ तुम भी इन्वेस्ट कर सकते हो। Easy to send notice to Nadda for plaint against Modi. In a first, the Election Commission has issued a notice for violation of Model Code of Conduct based on complaints against Prime Minister Narendra Modi. However, taking a circuitous route, the notice was sent on Thursday to BJP President. तो उन्होंने एक्शन किसके अगेंस्ट लिया, नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट लिया है, और किसको नोटिस भेजा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इलेक्शन कमीशन sends notice to BJP President JP Nadda against violation of Model Code of Conduct by नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। किसको भेजा, JP नड्डा को। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि कुछ चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम, वो करा है। कुछ चीजें हैं आप नहीं बोल सकते, वो बोली हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनफैक्ट द नोटिस डज नॉट मेंशन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। द कंप्लेंट्स अटैच्ड टू द नोटिस हाउएवर आर दोज ऑफ द कांग्रेस अगेंस्ट मिस्टर मोदीज मैलिशियस इलेक्शन स्पीच डिलीवर्ड एट बंसवाड़ा, राजस्थान। तो यहाँ पर, ठीक है ना, कौन से में, इलेक्शन स्पीच डिलीवर्ड एट बंसवाड़ा, ठीक है ना, बंसवाड़ा राजस्थान में जो स्पीच दी है वो कंट्रोवर्शियल बन गई है, उसके अगेंस्ट जो है, ठीक है। अ सिमिलर नोटिस वाज आल्सो सर्व टू कांग्रेस प्रेसिडेंट अगेंस्ट कंप्लेंट्स रिलेटेड टू लीडर राहुल गांधी, ठीक है ना। तो ये ऐसा हुआ है। ओके, आगे चलेंगे। द यूनियन हैज एक्टिवेटेड इटसेल्फ जस्टिस हिमा कोहली हु इज हेडिंग द सुप्रीम कोर्ट बेंच हियरिंग द केस अगेंस्ट पतंजलि आयुर्वेद एंड इट्स लीडर आचार्य बालाकृष्ण एंड बाबा रामदेव ऑब्जर्व्ड ऑन April 23 इन द कंटेक्स्ट ऑफ द गवर्नमेंट नॉट हैविंग टेकन। तो यहाँ पर यार ये वाला जो केस है ना बाबा रामदेव वाला, इसके अंदर अब बहुत ज़्यादा वो हो गया कि भाई कोविड के ड्यूरिंग जो इनकी मेडिसिन थी उसको तो इतना पब्लिश किया गया, गवर्नमेंट ने भी उसको प्रमोट किया, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ होगी, जो नेस्ले शुगर डालकर मिल्क बेच रहा है, बच्चों का जो पाउडर मिल्क होता है वो बेच रहा है, उस पर भी क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि भाई कर क्या रहे हो, ठीक है ना। तो ये फास्ट मूविंग जो कंज्यूमर गुड्स है उसके अंदर बोला जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भैया कुछ करो। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि भैया कुछ करो। RBI's draft rules for payment aggregators are entities that, पेमेंट एग्रीगेटर्स कौन है, तुम loggery.in पर जाओगे,
अगर तुम कुछ खरीदोगे, ठीक है ना, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, अब जो ऑनलाइन पेमेंट रिसीव कर रहा है वो हमारा कोई एग्रीगेटर है जिसको हमने अपॉइंट किया हुआ है, कैन बी रेजर पे, कैन बी एनीवन, ठीक है। तो वो पैसे रिसीव करेगा और फिर हमको भेजेगा, और उसके अंदर वो कुछ कमीशन रख लेगा क्योंकि उसने पैसा रिसीव किया है, और फिर वो हमको भेजेगा, ठीक है। दीज आर पेमेंट एग्रीगेटर्स। तो अब जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं उनसे रिलेटेड रूल्स किसने निकाले हैं? ड्राफ्ट रूल्स निकाले हैं आरबीआई ने। ड्राफ्ट मतलब कच्चा रूल्स, अभी पक्का नहीं होंगे, ये कच्चा रूल्स हैं, ठीक है ना। पक्के तब हो जाएंगे जब अप्रूवल हो जाएगा इनका, ठीक है। तो ये है, इसके अंदर जब पक्के हो जाएंगे तभी पढ़ने का फायदा है। व्हाई डज सेंटर वांट टू मॉडिफाई 2G स्पेक्ट्रम वर्डिक्ट? ये इंपॉर्टेंट है। 2G वर्डिक्ट जो है हमने पहले भी पढ़ा था। 2G स्पेक्ट्रम, 2G स्कैम आपने सुना है, बहुत फेमस है। कांग्रेस का एक स्कैम है 2G स्कैम, बहुत फेमस है। क्या हुआ था इसके अंदर? तो बेसिकली जहां पर सरकार ने बहुत पैसे कमा सकती थी 2G स्कैम पे, उन्होंने यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, मतलब जो पहले आया उसको जो था स्पेक्ट्रम दे दिया, सैटेलाइट में जगह दे दी कि ले लो, तुम ले लो, 2G का नेटवर्क देने के लिए तुम ले लो, ठीक है ना। तो मतलब जितने पैसे सरकार कमा सकती थी उतने नहीं कमाए, राइट। तो दैट वाज अ स्कैम। तो यहाँ पर उस स्कैम के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि जितना भी एलोकेशन होगा स्पेक्ट्रम का, ठीक है ना, वो कैसे होगा? वो थ्रू ऑक्शन होगा। अब यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि हमको सिक्योरिटी के लिए, हमको पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, हमको यहाँ पर, एक मिनट में आपको पढ़ा देती हूँ। यहाँ पर जो अब कोर्ट में गए हैं वो कह रहे हैं कि हमको इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हम ये चाहिए, क्योंकि हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, हम लोग डिफेंस के लिए और इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करने वाले हैं स्पेक्ट्रम को, ठीक है ना। तो हमको ऑक्शन ना करके हमको एडमिनिस्ट्रेटिव वे से ये देने दिया जाए, ठीक है ना। तो ये है। एंड या गाइज, अभी मेरे पास टाइम थोड़ा कम है ड्यू टू द कम्युनिटी पोस्ट दैट आई हैव शेयर्ड। थिंग्स आर नॉट ग्रेट एट बैक इन माई फैमिली, सम हेल्थ इशू, राइट। तो ये वाला जो पॉइंट है हम कल उठा करके इसको कर देंगे। और जो भी आपका मिस हुआ है अभी तक, बस अब मुझे पता है कि कौन सा दिन रह गया, बस एक ही दिन है, उसकी भी थोड़ी सी न्यूज़ रह गई है जो मिस हुई है, वो मैं उठा करके आपको करवा दूंगी। सो डोंट वरी, वैसे हमने अप्रैल पूरा कंप्लीट किया है, कुछ भी आपका मिस नहीं हुआ है, ठीक है ना। एंड दैट टू बिकॉज बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि आप रेगुलर क्यों नहीं हो, ये वो ऐसा वैसा। देखिए, माई ग्रैंड मदर, शी इज़ इल, she I don't know when I hear that okay this has happened, right? I understood what I'm trying to say, but I don't want to say, ठीक है। उसकी वजह से I have to travel here and there, I have to take care of my mother also, because you know obviously my mother is not feeling great, so that is why I'm required to be with my family, and yeah, that's why I'm not able to take the classes that regularly, but फिर भी मैं आपका कुछ मिस नहीं करवा रही हूँ, तो you should be thankful, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, बाय बाय, टेक केयर। अगर कोई भी चीज़ खरीदनी है तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हो। बाय।